हाय फ्रेंड्स, अब हम लोग चैप्टर 1 के बी को हल करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 1 के बी की जो भी बेसिक जानकारियां हैं उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे हम लोग 1 के ए की स्टार्टिंग के पहले उसकी बेसिक जानकारियों को समझे थे, उसी प्रकार 1 के बी के स्टार्टिंग के पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसकी बेसिक जानकारियों को समझेंगे। तो देखिए, इसके अगले चैप्टर में हम लोग पूर्णांक से जुड़ी योग और घटाव की संक्रियाओं के बारे में पढ़े हैं। इस चैप्टर में हम लोग को पूर्णांक के गुणनफल से जुड़ी गुणधर्म और उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखिए पूर्णांकों के गुणा के बारे में। पूर्णांकों के गुणा के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि पहला नियम यहाँ बताया गया है कि शून्य और पूर्णांक का गुणा, मतलब शून्य के साथ अगर किसी भी पूर्णांक को गुणा करते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को हम यहाँ पर बताएं, किसी पूर्णांक के जब मतलब मान लीजिए प्लस पूर्णांक है, ये माइनस पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, तो शून्य के साथ प्लस को गुना करो तो भी शून्य हो जाएगा, शून्य के साथ माइनस को भी गुना करो तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अंक के साथ भी आप लोग को दिखाई हूँ। देखिए, शून्य गुने प्लस लेती हूँ, किसी भी पूर्णांक बोल रहा है ना, शून्य और पूर्णांक का गुना, कोई भी शून्य के साथ किसी भी धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक को गुना किया जाएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो शून्य गुने ये हो गया +2, धनात्मक पूर्णांक ले लिए तो भी शून्य के साथ +2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और शून्य के साथ -2 ऋणात्मक पूर्णांक को गुना किए फिर भी शून्य हो गया। तो पहला नियम जान गए हम लोग कि शून्य के साथ धनात्मक या ऋणात्मक किसी भी संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, शून्य होता है। ये पहला नियम। अब देखिए दूसरा नियम क्या है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुना। तो यहाँ पर देखना है कंडीशन कि जब दो धनात्मक पूर्णांकों को गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एक धनात्मक संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, अब तो ये हम चिन्ह के द्वारा आप लोग को बता दिए। अब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, जैसे कि +4 एक धनात्मक संख्या है, +3 एक धनात्मक संख्या है, ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस और 4 12। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर याद रखना है कि शून्य के साथ किसी परिमेय संख्या किसी पूर्णांक को गुना करने पर शून्य प्राप्त होगा और दो धनात्मक पूर्णांकों का गुना एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। ठीक है, संख्याओं के विशुद्ध मान। अब देखिए, अब बोलता है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का जो गुना है, गुना का जो मान है उसका जो विशुद्ध मान होता है से दोनों अंकों के विशुद्ध मानों के गुणनफल के बराबर होता है। विशुद्ध मान कहा जाता है कि चिन्ह रहित जो उसका किसी भी संख्या का मान होता है, नहीं वो धनात्मक है नहीं ऋणात्मक है, उसे कहते हैं विशुद्ध मान। तो उस संख्या दोनों को जब अगर गुना करें तो उसके विशुद्ध मान के बराबर होता है। अगर इसका विशुद्ध मान निकालना जाए, ये +4 +3 ये दो धनात्मक संख्याएं हैं, इसका अगर विशुद्ध मान निकाले इसके गुणनफल को तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, चिन्ह रहित हो जाएगा। आ रही है समझ में। अब इसी को थोड़ा समझते हैं। तो बोल रहा है यहाँ पर नियम जो है, बोल रहा है कि जब दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो आता है उसका जो विशुद्ध मान जो है, इसका जो विशुद्ध मान कितना आया, सिर्फ 12 आया। ठीक है, इसका विशुद्ध मान ये दोनों के विशुद्ध मानों के गुणनफल के बराबर होता है। तो +4 है इसका विशुद्ध मान, गुणे +3 का विशुद्ध मान निकालते, विशुद्ध मान निकालने का चिन्ह है। ठीक है, विशुद्ध मान निकालते हैं तो 4 का विशुद्ध मान हो जाएगा, +4 का हो जाएगा 4 और +3 का हो जाएगा 3, आ गया 12। देखिए दोनों बराबर आ गया ना। आ रही है बात समझ में। अब देखिए तीसरा नियम है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुना। तो जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या को गुना करते हैं तो एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है, मतलब प्लस गुने माइनस अगर करते हैं तो माइनस प्राप्त होता है। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे +4 एक धनात्मक प्लस वाला है, प्लस पूर्णांक है,
धनात्मक पूर्णांक है, और गुने माइनस, तो माइनस मतलब एक -2 संख्या ले लिए, तो +4 गुने -2 बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस -8। कह रहा है कि एक धनात्मक और ऋणात्मक हो तो ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक चिन्ह लगा दे, एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक चिन्ह लगा दे, 4 दूनी 8, क्या आ गया, ऋणात्मक संख्या आ गया। आ रही है समझ में। अब जैसे प्लस के लिए पढ़े ना, उसी प्रकार ऋणात्मक में भी यही होता है कि ये दोनों का अगर ये दोनों का इसके गुणनफल का दो पूर्णांकों के जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या है, इसका जो गुणनफल का अगर विशुद्ध मान निकालें तो वही मान प्राप्त होगा जो ये दोनों के विशुद्ध मानों के गुणनफल के बराबर होगा। तो देखो ना, दोनों का विशुद्ध मान निकालते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ +4 है, इसका विशुद्ध मान गुने, और -2 है ना, इसका विशुद्ध मान निकालने के लिए ऐसे रखते हैं, तो हो जाएगा +4 का विशुद्ध मान, और चिन्ह रहित हो जाएगा, चिन्ह हट जाएगा उसका, -2 है तो क्या हो जाएगा 2 8। देखिए तो ये गुणनफल के बराबर ही आ गया, बस यही समझना है, ठीक है। अब देखिए चौथा नियम है दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुना। तो देखिए यहाँ पर ये जैसे कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुना, तो एक भी ऋणात्मक में माइनस चिन्ह वाली संख्या, एक माइनस है तो माइनस माइनस का गुणनफल क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखते हैं, जैसे कि ऋणात्मक, तो -8 एक ऋणात्मक पूर्णांक है, गुने -4 एक ऋणात्मक पूर्णांक है, दोनों को गुणनफल किए तो क्या कह रहा है कि माइनस माइनस में गुना होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो प्लस माइनस माइनस में गुना होगा, पहले संख्या में गुना करने से पहले उसके चिन्ह में गुना कर लेते हैं, तो माइनस में माइनस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, यह नियम बता रहा है। और 8 चौके 32, अरे समझ में। फिर जैसे कि ये दोनों के लिए देखिए उसी प्रकार इसका अगर हम +32 का विशुद्ध मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो ये जो इसका गुणनफल का मान जो विशुद्ध गुणनफल के विशुद्ध मान का जो मान है, दोनों के अलग अलग विशुद्ध मानों के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। जैसे कि देखिए -8 है ना, गुने -4, दोनों का विशुद्ध मान निकालेंगे तो इसका माइनस का 8 हो जाएगा, -4 का 4 हो जाएगा। देखिए ये दोनों बराबर आ गए, यही समझा रहा था आपको। आगे बात आप लोग को समझ में। तो पूर्णांकों के गुणा में ये नियम हम लोग देखें कि शून्य के साथ अगर, पहला नियम है कि शून्य के साथ अगर किसी पूर्णांक गुना करते हैं तो उसका मान शून्य हो जाता है, या धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। दूसरा नियम है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुना एक धनात्मक पूर्णांक होता है, मतलब प्लस गुने प्लस क्या होता है, प्लस होता है। आई बात समझ में। फिर तीसरा बात इसमें जोड़ा गया है कि जो जैसे प्लस गुने प्लस, तो प्लस है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक संख्या आती है। अगर उस धनात्मक गुणनफल जो धनात्मक संख्या है उसका जो विशुद्ध मान निकाले, विशुद्ध मान मतलब चिन्ह रहित कर दे, प्लस या माइनस जो भी चिन्ह लगा उसको हटा दे, तो जो मान प्राप्त होता है वही मान प्राप्त होता है अगर वो दोनों संख्याओं के विशुद्ध मानों के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा जाने कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुना क्या होता है। एक धनात्मक और ऋणात्मक मतलब एक धनात्मक मतलब प्लस गुने एक ऋणात्मक माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और माइनस में माइनस जब दो, चौथा है कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुना, तो माइनस में माइनस से करते हैं तो प्लस हो जाता है। मतलब इसका निचोड़ यही आया लास्ट में, समझिए कि 0 गुने प्लस या माइनस बराबर 0। आई बात समझ में। दो धना प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस। यही 5 जो नियम है, 4 है ना, यही जो 4 नियम है इसी के आधार पर पूर्णांकों का गुणनफल निकाला जाता है, ठीक है। तो इतनी बात को संक्षेप में ध्यान रखिएगा कि शून्य के साथ कैसे करेंगे, और सारी बात आप लोग को समझा दी है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, इसी के अनुसार पूर्णांकों का गुणनफल क्या किया जाएगा। अब देखिए, अब जैसे कि इसके पहले हम लोग पूर्णांकों के जोड़ और घटाव के लिए जो गुणधर्म बनते थे उसके बारे में पढ़ चुके हैं।
अब उसी प्रकार गुना के लिए भी कुछ नियम बनते हैं पूर्णांकों के, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है, उसमें भी था क्या, समृद्ध या निम्नलिखित नियम, ये भी यहाँ निम्नलिखित नियम है। वहाँ क्या बोल रहा था कि दो पूर्णांकों का योगफल अगर ज्ञात किया जाए तो एक पूर्णांक प्राप्त होगा, दो पूर्णांकों का अंतरफल या अर्थात घटाव निकाला जाए तो भी एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। यहाँ पर सिर्फ गुना के लिए है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा कि दो पूर्णांकों का गुना एक पूर्णांक होता है, वही बात है। ठीक है, अर्थात यदि ए और बी दो पूर्णांक मान लिया जाए तो ए गुने बी भी एक पूर्णांक होगा। तो मान लीजिए कि ए का वैल्यू मान लिए हम, ए पूर्णांक जो है उसका वैल्यू 9 है और बी पूर्णांक का मान 6 है। तो ए गुने बी निकालते हैं तो 9 गुने 6 बराबर 9 छक 54 आ गया। ठीक है, तो जब ए और बी दो पूर्णांक थे तो इसका जो गुणनफल ज्ञात किए, ए भी क्या है, 54 भी एक पूर्णांक है। आ रही बात समझ में। इसी प्रकार अगर ऋणात्मक संख्या एक पूर्णांक धनात्मक संख्या लेकर भी बताया गया है यहाँ पर कि ए का वैल्यू अगर -8 है, बी का वैल्यू अगर 4 है तो भी निकालते हैं। तो ए गुने भी, जब माइनस संख्याएं लिख रहे हैं तो उसको पोस्ट में रखेंगे तो हो जाएगा -32 आ गया। तो -32 भी तो एक पूर्णांक ही है, ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक ही है ना। आई बात समझ में। ठीक है, अब दूसरा नियम है क्रम विनिमय नियम। एक गुना के लिए है क्रम विनिमय नियम, जोड़ और घटाव के लिए हम लोग देखे थे। यदि ए और बी कोई भी दो पूर्णांक हो तो ए गुने बी बराबर बी गुने ए होता है। ठीक है, जैसे उसी प्रकार एग्जाम्पल देकर आप लोग को समझाएं कि यदि ए का वैल्यू मान ली कि -3 है, बी का वैल्यू 4 है, तो ए गुने बी और बी गुने ए देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। तो ए गुने बी वैल्यू निकाले तो ए का वैल्यू देंगे -3, बी का वैल्यू देंगे गुने 4, तो ये 3 चौके 12, ये माइनस है, आई प्लस है। पहले हम लोग नियम जान चुके हैं ना, ये माइनस है, इसके आगे कोई चीज नहीं थी, प्लस है, तो माइनस प्लस एक ऋणात्मक का एक धनात्मक, तो क्या हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, -12 हो गया, 3 चौका 12। अब बी गुने, तो बी का वैल्यू हो गया 4, ए का वैल्यू हो गया -3, तो ये आ गया -12। आ रही समझ में। तो देखिए दोनों -12 ही आया, ये भी प्लस है, ये माइनस है, तो एक धनात्मक और ऋणात्मक है तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए गुने बी का वैल्यू निकाले और बी गुने ए का वैल्यू निकाले, दोनों स्थिति में मान बराबर आया, तो अर्थात जो गुना है सो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, अब देखिए अब अगला नियम है साहचर्य नियम। तो ये 3 संख्या पर आधारित होगा, जैसे कि जोगफल के लिए और अंतरफल के लिए था, ये गुणनफल के लिए हो जाएगा। यदि ए बी और सी कोई भी 3 पूर्णांक हो तो ए गुने बी गुने सी बराबर ए गुने बी गुने सी होगा। अर्थात एग्जाम्पल लेके समझाया आप लोग को कि ए का वैल्यू 3 ले लिए, बी का वैल्यू -9 ले लिए, सी का वैल्यू 4 ले लिए। तो यहाँ पर मान हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, हम तो समझाने के लिए आप लोग को एक मान लिख कर आप लोग को बताए हैं। ठीक है, तो ए गुने बी गुने सी, इसी रूप को दिखाना है ना कि ए गुने बी और सी में कोष्ठ में रखने का मतलब क्या हो कि पहले बी और पहले कोष्ठ की क्रिया होती है, मतलब पहले बी और सी में गुना करके ए के साथ गुना करेंगे तो वही वैल्यू प्राप्त होगी जो पहले ए और बी को रखकर सी के साथ गुना करने पर प्राप्त होगी। हमको यही दिखाना है, तो यहीं पर यहाँ पर हम लोग दिखाए हैं। ठीक है, गुना करके दिखाएं आप लोग को, तो दोनों का देखिए वैल्यू बराबर आ गया है। आप लोग भी इसको हल करके देखिएगा। ठीक है, तो पूर्णांकों के गुणनफल में सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि उसके अंक के गुणनफल करने से पहले उसका चिन्ह का गुणनफल कर लेते हैं। तो पहले तो कोष्ठ की क्रिया करेंगे। देखिए एक हम बता दे रहे हैं, आप लोग को समझा दे रहे हैं। ए का वैल्यू हो गया 3, बी का वैल्यू जैसे दिया हो, बी का वैल्यू -9, कोष्ठ है माइनस है तो कोष्ठ में रखेंगे, ये दोनों को साथ में रखना है ना। तो यहाँ पर कोई कोष्ठ नहीं था इसलिए छोटी कोष्ठ, लेकिन यहाँ पर एक कोष्ठ का उपयोग करें तो हम बड़ी कोष्ठ का उपयोग कर लेंगे और गुने हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए सबका मान निकाले तो आ गया -108, इसका भी 108 आ गया। आ रही बात समझ में। तो गुना भी, जो गुना है सो साहचर्य नियम का भी पालन कर रहा है, दोनों बराबर आ रहा है। अब देखिए योग पर गुणन का वितरण नियम, एक ये नया है इसमें। देखिए यदि ए बी और सी कोई भी 3 पूर्णांक हो तो ए गुने बी प्लस सी बराबर ए गुने बी जोड़ ए गुने सी। मतलब अगर
ये जो संख्याएं से दोनों के अगर अति है तो दोनों से गुणनफल के बराबर हो गया, ये दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, इसको तो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मतलब दो संख्याओं के जोगफल में किसी संख्या से गुना किया जाए तो वही संख्या प्राप्त होगा जो उस संख्या के दोनों के अलग अलग गुणनफल के जोगफल के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको तो एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि ए वैल्यू और ए वैल्यू बराबर आता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर आप लोग को बताया गया है। बाया पक्ष है, दाया पक्ष, इसको लेकर दोनों संख्याओं का वैल्यू निकाला गया। देखिए दोनों बराबर आ गया। आप लोग भी हल करके देखिएगा, जहाँ पर प्रॉब्लम होगी वहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और हल करने के बाद जो संख्या है से दोनों बराबर आ गया, तो मतलब जो जोग को गुणन का वितरण नियम था जो सही यहाँ पर सिद्ध हुआ एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, अब देखिए जोग के लिए तत्समक किसको कहा जाता था? जोग और घटाव के लिए किसको तत्समक कहा जाता था? शून्य को। लेकिन गुणनफल के लिए तत्समक दूसरा होता है, क्या होता है? 1 होता है, +1 होता है। ठीक है, तो जैसे कि शून्य को किसी संख्या के साथ जोड़ा जाए या घटाया जाए तो वही मान प्राप्त होता था। उसी प्रकार गुना में है, ऐसा योज्य तत्समक कौन हो जाएगा? क्योंकि शून्य तो नहीं हो सकता है, क्योंकि शून्य के साथ किसी संख्या को गुना कर देंगे तो वो तो शून्य बना देगा उसको, तो उसके मान को तो परिवर्तित कर दे रहा है। तो योग तत्समक वैसी संख्या कहलाती है जो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं करे। तो गुणनफल के लिए तत्समक कौन संख्या होती है? +1। +1 को किसी पूर्णांक के साथ गुना करने पर उसका मान अपरिवर्तित रहता है। अर्थात यदि a कोई पूर्णांक हो तो a गुने +1 बराबर +1 गुने a बराबर a ही होता है। इसको एग्जाम्पल के साथ बता दें कि a का वैल्यू अगर 4 है तो a गुने प्लस के लिए चलो तो a का वैल्यू 4, तो 4 गुने +1 4 हो जाएगा, +1 गुने a तो 4 ही हो, तो दोनों मान एक ही आए और परिवर्तित रहा मान। ठीक है, तो इस तरह से 1 के बी के बारे में जो भी बेसिक जानकारियाँ थी हम लोग प्राप्त कर ली हैं। अब आगे इसके चैप्टर को हम लोग हल करेंगे। इस वीडियो में जो बात बताई गई है वो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद।